हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम जूलॉजी। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और लास्ट टाइम जो हमने सेशन किया था मुंगेर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के ऊपर, पार्ट 1 से मैंने पेपर 1 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किए थे। एज वी नो कि मुंगेर यूनिवर्सिटी अपना इस बार का जो एग्ज़ाम ले रही है 2020 का, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्ज़ाम हो रहा है। इसमें आपको सिर्फ ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आने वाले। 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर पे होंगे, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चंस करके आना है। और जो भी मैंने सेशंस लिए पार्ट 1 से रिलेटेड, पार्ट 2 से रिलेटेड, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव साबित हुए हैं आप सभी के लिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं सारे सेट को तो अभी मैंने चेक नहीं किया, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज मुझे मिले कि एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। 10 to 15 क्वेश्चंस जो है मेरे करवाए हुए क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं। और पार्ट 2 से भी बहुत ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्सेज मुझे रिसीव हुए। पार्ट 2 से भी मुझे बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया था कि 10 to 15 क्वेश्चंस पार्ट 2 में भी पेपर 3 में आपके क्वेश्चंस मिले। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप सभी एग्ज़ाम दे के आते हो और बाद में मुझे बताते हो अपने रिएक्शंस को। तो आप ज़रूर बताया करें, और मुझे आप क्वेश्चंस भी सेंड कर सकते हो। क्वेश्चन सेंड करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि जो सेशंस मैं ले रही हूँ वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। ठीक है, तो इस पे अपने सारे क्वेश्चंस को आप ज़रूर सेंड कीजिए, चाहे किसी भी तरह की यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेती है। इस नंबर को आपको सेव करके रख लेना है। दिस इज़ द नंबर ऑफ एम जूलॉजी, और इस पे आप अपने सारे क्वेश्चंस आप सेंड कर सकते हो मुझे। तो आप समझ रहे हो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। एग्जामिनर आपको कुछ भी दे सकता है, बट यहाँ से मेरे लिए बहुत अच्छी बात है और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरे सेशंस से आप सभी को 10 to 15 क्वेश्चन सीधा सीधा मैच करता हुआ दिखा है। तो इस वजह से मैं ये सेशंस आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। और जितने भी मुंगेर यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ इस सेशन को ज़रूर वॉच करें और दूसरों को भी शेयर करें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है सारे स्टूडेंट्स को। तो ये सेशंस जितना ज़्यादा शेयर होगा, इस चैनल को लोग जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि जो भी मैं करवा रही हूँ आप सभी को इसका बेनिफिट मिले। एटलीस्ट आपके पास वो नोटिफिकेशंस पहुंचे कि मैं आखिर इस चैनल पे क्या करवा रही हूँ। और जो भी मैं करवाती हूँ, आप सभी को इतना तो ज़रूर बिलीव हो ही गया होगा कि जितने भी सेशंस मैंने करवाए हैं वो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव साबित हुए हैं। तो इस चीज़ को बिल्कुल मत भूलें, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद आए तभी आप लाइक कीजिए। लाइक करोगे मुझे लगेगा कि यस, आप सभी को ये सारे सेशंस पसंद आ रहे हैं। अगर आपको कुछ सजेशन देना हो, देन कमेंट बिलो। कमेंट सेक्शन में आप अपने सजेशंस या फिर आपको क्या पसंद आया क्या नहीं पसंद आया इस सेशन से रिलेटेड, वो भी आप ज़रूर पोस्ट कर सकती हो। मैं सभी लोगों के रिस्पॉन्सेज को चेक करती रहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस। और आगे अब हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। और आज मैं करवाने वाली हूँ बीएससी पार्ट 1 जूलॉजी ऑनर्स के पेपर 2 से कुछ क्वेश्चंस, जो मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट हैं, आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। So let's start this session. So question number one is in honeybee. Pollen basket occurs in. Honeybee आपने एपीकल्चर चैप्टर में पढ़ा होगा। एपीकल्चर में आपने पढ़ा होगा हनी बीज के बारे में। तो हनी बीज में जो पॉलन बास्केट होते हैं वो कौन से लेग में होते हैं? ऑप्शंस आर प्रोथोरैसिक लेग, मेटाथोरैसिक लेग, and option C is mesothoracic leg. So metathoracic leg is the correct answer. Question number 2. सिल्क कंसिस्ट ऑफ। सेरीकल्चर वाला टॉपिक जो कि पेपर 2 में होता है। सेरीकल्चर में आपने सिल्क वॉर्म्स के बारे में पढ़ा होगा, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर आता होगा। सिल्क कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन ए इज सेंट्रल कोर ऑफ सेरिसीन, ऑप्शन बी इज फाइन मिक्सचर ऑफ सेरिसीन एंड फिब्रोइन, एंड ऑप्शन सी इज नन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सिल्क में क्या होता है, कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? तो फाइन मिक्सचर ऑफ सेरिसीन होते हैं और
फिब्रोइन होते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स जैसे ही आपको टाइम मिले तो आप नेशनल पार्क, बहुत सारे सेशंस होते हैं यूट्यूब पे, आप सर्च कर सकते हो, ठीक है, नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरीज, ओके, इन 2 टॉपिक्स को जरूर कवर कर लो क्योंकि इससे ढेर सारे क्वेश्चंस पेपर 2 में आते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 इज मैरीन नेशनल पार्क इज एट, मैरीन नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो इट इज इन गल्फ ऑफ मन्नार, वेर इट इज? गल्फ ऑफ मन्नार, इट इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ स्टार फिश आर, आपने स्टार फिश अगर पढ़ा है तो आप स्टार फिश का जो साइंटिफिक नेम है, कैन यू टेल मी द साइंटिफिक नेम ऑफ स्टार फिश, और स्टार फिश को हम कौन से नेम से जानते हैं? कमेंट बिलो। रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन से होते हैं स्टार फिश के पास? तो दैट इज पैप्यूले। ओके, पैप्यूले इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ स्टार फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी ट्री इज फाउंड इन, रेस्पिरेटरी ट्री कौन से ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होता है? सी, क्यूकम्बर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज रेड स्वैम्प। ओके, स्पेलिंग रॉन्ग है तो ये करेक्ट कर लीजिएगा। रेड स्वैम्प स्टेज इज अ, रेड स्वैम्प स्टेज इज अ कम्युनिटी ऑफ, रेड स्वैम्प स्टेज किस चीज से रिलेटेड है? दैट इज हाइड्रोसियर, हाइड्रोसियर इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है मुझे, प्लीज चेक इट। क्वेश्चन नंबर 7, which one of the following traits is not the characteristics of echinoderms? echinoderms नाम का चैप्टर आपने पढ़ा होगा। echinoderms में आपको मेनली जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशंस पढ़ने होते हैं। तो कौन से ट्रेट, ट्रेट मीन्स क्या होता है? कौन से कैरेक्टर्स इकाइनोडर्म के कैरेक्टरिस्टिक से मैच नहीं करते हैं? दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज ट्यूफिट, ऑप्शन नंबर बी इज ट्रोकोफोर लार्वा, ऑप्शन नंबर सी इज नन। Then correct answer will be trophophore larva. It is not the trait of echinoderms. Okay. फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ नेचर इज, नेचर की इकाई क्या है? द करेक्ट आंसर विल बी इकोसिस्टम, इट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन? ओजोन डिप्लीशन में कौन से सब्सटेंस सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं या सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन नंबर ए इज CFC, ऑप्शन नंबर बी इज CO, ऑप्शन नंबर सी इज H2S। तो CFC इज द करेक्ट आंसर। कई बार फुल फॉर्म भी पूछा जाता है CFC का, देन रिमेंबर दैट CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, इट इज द करेक्ट आंसर। तो CFC किस में पाया जाता है? हमारे जो रेफ्रिजरेटर में जो गैस होते हैं, जो हमारे रेफ्रिजरेटर को ठंडा रखता है, तो और जो हमारे AC होता है एयर कंडीशन, उसमें यही गैस इस्तेमाल होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, द होस्ट प्लांट ऑफ सार सिल्कवॉर्म इज, ये टी यहाँ पे साइलेंट होगा, सो वी विल रीड इट सार। ओके, द होस्ट प्लांट ऑफ सार सिल्कवॉर्म इज अर्जुन। ओके, होस्ट प्लांट कौन सा होता है सार सिल्कवॉर्म? सार क्या है? इट इज वन ऑफ द स्पीशीज ऑफ सिल्कवॉर्म। तो मेनली कौन सा होस्ट प्लांट पे होते हैं? ये अर्जुन। क्वेश्चन नंबर 11 इज काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, काजीरंगा नेशनल पार्क, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में जरूर आपको दिखेगा, ओजोन डिप्लीशन वाला क्वेश्चन जरूर दिखेगा। ठीक है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क ये किस चीज के लिए फेमस है? वन हॉर्न राइनोसेरस। तो वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए ये पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क
फेमस है। ओके, जो दरियाई घोड़ा होता है, एक सींग वाले दरियाई घोड़े के लिए फेमस है। ओके, next question, the use of biotic agents in the control of insect pest is called। insect pest को control करने के लिए कौन से biotic agents का इस्तेमाल हम करते हैं? that is biological control। this is called biological control। it is the correct answer। question number 13, the wildlife of India was given legal protection by the Wildlife प्रोटेक्शन एक्ट इन। आपने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन नाम का एक टॉपिक पढ़ा होगा, तो उसी से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वाइल्ड लाइफ, इंडिया के वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए, एक प्रोटेक्शन देने के लिए एक लीगल एक्ट पास हुआ था वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो एक्ट कब पास हुआ था? यू हैव टू टेल द ईयर। 1947, 1952 और 1972। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1972। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन 1972। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और कई बार एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में वाइल्ड लाइफ के बारे में क्वेश्चन जरूर आता था। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे ऐसे लिखने आता था, तो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। ठीक है, सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, लोपोफोरेट सिलोमेट इंक्लूड्स द फाइलम। लोपोफोरेट सिलोमेट में कौन कौन से फाइलम इंक्लूडेड हैं? ऑप्शन नंबर ए इज फ्रोनिडा, ऑप्शन नंबर बी इज इक्टोप्रॉक्टन, option number C is brachiopods। So all of them are related with the लोपोफोरेट सिलोमेट। ओके, तो ये सारे ऑप्शंस जो आप देख रहे हो, फ्रोनिडा, इक्टोप्रॉक्टन, ब्रैंकियोपोड्स, these all phylums are related with लोपोफोरेट सिलोमेट। ओके, a special feature of evisceration is found in। evisceration नाम का एक स्पेशल फीचर ये किसमें पाए जाते हैं? दैट इज इकाइनोडर्मेटा। व्हेन यू विल रीड दिस चैप्टर इकाइनोडर्मेटा, यू विल नो व्हाट द evisceration means। okay, now question number 16 is which one is the common ancestral larval form of echinoderm, hemichordata and chordate। तो कौन से कॉमन एंसेस्ट्रल लार्वा है जो इकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेट तीनों से रिलेटेड है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, डाइप्लूडुला इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, 10% लॉ ऑफ एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नहीं हो तो इस सेशन के बाद आप जरूर इकोसिस्टम नाम का चैप्टर रीड कर ले, फूड चेन को रीड कर ले और साथ साथ जो 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ये इस टॉपिक को भी आप बहुत अच्छे से रीड कर ले। काफी सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाएंगे, हो सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 17 इज 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन फूड चेन वाज गिवन बाय। तो किन के द्वारा 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन नाम का ये थियोरी दिया गया था? दैट इज लिंडमैन। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। सो क्वेश्चन नंबर 18 इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज नियरेस्ट टू द ग्राउंड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन सा एटमॉस्फेयर का लेयर है जो जमीन के बिल्कुल नजदीक होता है? दैट इज ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, which one of the following is a sedimentary cycle। कौन सा इनमें से sedimentary cycle कहलाएगा? That is phosphorus cycle। phosphorus cycle is the cycle which is sedimentary cycle, which is considered as a sedimentary cycle। Okay, so these both questions are very important for all of you। Okay, question number 18, 19। Question number 20, what will be the effect of addition of organic material in water? It increases BOD, biological oxygen demand होता है BOD का means। B stands for biological, O stands for oxygen, D stands for demand।
Question number 21. First National Park of India. This is a very, very important question. That is Corbett National Park is the first national park of India. Okay. Question number 22. It is also very important question. स्टोन कनाल इन स्टारफिश कनेक्ट द स्टोन कनाल आपने स्टारफिश चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो उसमें एक स्टोन कनाल होता है, ठीक है। इनके पूरे जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है उसमें एक स्टोन कनाल होता है, ठीक है। स्टोन कनाल जो स्टारफिश में होता है वो किससे, कौन से स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है? दैट इज रिंग कनाल एंड रेडियल कनाल. It is the very important question. Okay. Now question number 23. Respiratory trees found in. Respiratory trees किसमें पाए जाते हैं? तो सी क्यूकम्बर में, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, तो ये क्वेश्चन तो हमने पहले भी किया हुआ है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Now question number 25 is very important. Corbett National Park is located at. Corbett National Park कहाँ पे मौजूद है? तो it is located in उत्तराखंड. Okay. Question number 26. Running water is called. Running water को हम क्या बोलते हैं? लॉक्टिक. Okay. और जो stagnant water होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? लेंटिक. So option number B is the correct answer for this question. Now question number 27. Silk produced by Bombyx mori is called. अब ये Bombyx mori क्या है? ये सिल्क वॉर्म का ही एक स्पीशीज है. तो सिल्क वॉर्म जो Bombyx mori नाम के इस सिल्क वॉर्म की स्पीशीज के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? मलबेरी सिल्क. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू हैव. क्वेश्चन नंबर 28. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ब्यूगुला क्या है? It is a bryozoan. Okay. Now, question number 29. Larva of starfish is known as. Starfish के larva को हम क्या बोलते हैं? Bipinnaria larva. What do we say it? Bipinnaria larva. Now, question number 30. So, again, very important question. Sea cucumber belongs to which class? Option number C is the correct answer. Holothuridia. Question number 31. Lopophorates include. This is also very important. इसी question को हमने पहले भी किया है, but this is the twisted one. Lopophorates include. Lopophorates में हम कौन कौन से phylum को include करते हैं? Fronids, Brachiopods and Bryozoan. Okay. तो एक Bryozoan का example क्या होगा? Bugula. Okay. This is the example of a bryozoan. Next question, question number 32. How many trisman body found in a starfish? Starfish के जब आप स्ट्रक्चर को पढ़ोगे, स्पेशली जो आप पढ़ते हो इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिस्टम होता है स्टीरियासिस के बॉडी में, यानी कि स्टारफिश के बॉडी में. इसे हम क्या बोलते हैं? एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम. एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम, ठीक है. तो एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम. इट इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ स्टारफिश. इसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं. उसी में से एक स्ट्रक्चर आपसे क्या पूछा गया? ट्रिस्मन बॉडी. और आपने इससे पहले भी देखा होगा स्टोन कनाल. ये सारे स्ट्रक्चर एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम का ही एक पार्ट है जो स्टारफिश की बॉडी में पाया जाता है. तो कितने ट्रिस्मन बॉडी स्टारफिश के बॉडी में पाए जाते हैं? That is 5. 5 trisman body are present in a starfish. Next question. Question number 33. Bipinnaria larva develops into. Bipinnaria larva किसमें develop होते हैं? Option number A is Doliolaria larva. Option number B is Branchiolaria larva. Option number C is Tornaria larva. So option number B is the correct answer. Branchiolaria larva is the correct answer. Okay. क्वेश्चन नंबर 34. लार्वा ऑफ बेलेनोग्लॉसस इज नोन एज. तो आपको एक चैप्टर पढ़ना है बेलेनोग्लॉसस के बारे में. तो जो लार्वा होते हैं बेलेनोग्लॉसस के उसको हम क्या बोलते हैं? टॉर्नेरिया लार्वा. ओके. टॉर्नेरिया लार्वा इज द करेक्ट आंसर.
Question number 35. A shallow water region near seashore is called. जो shallow water होता है किसी रीजन में शी शोर के नजदीक, उसको हम क्या बोलते हैं? लिटोरल जोन. व्हाट डू वी कॉल इट? लिटोरल जोन. Now, question number 36. Free floating organism in aquatic environment is called. जो free floating organism होते हैं किसी भी वाटर बॉडी में, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लैंकटन. प्लैंकटन के भी बारे में आपने पढ़ा होगा. दिस इज द करेक्ट आंसर. Question number 37. Movable honeycomb was discovered by. Movable honeycomb को किसने डिस्कवर किया था? So what is the correct answer? Option number B is the correct answer. L.L. Langstroth. Okay. Now question number 38. Tannemyscus indicus is the pest of. Tannemyscus indicus कौन सा पेस्ट होता है, किससे रिलेटेड है? दिस इज द पेस्ट ऑफ व्हीट. व्हीट पेस्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा. कई पेस्ट के बारे में हमें पेपर 2 में पढ़ना होता है. फ्रूट पेस्ट, राइस पेस्ट, व्हीट पेस्ट, ओके, वेजिटेबल पेस्ट. तो उसी में से एक व्हीट पेस्ट जिसका नाम है टैनिमस्किस इंडिकस. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और हाँ, अगर आपको टाइम मिले तो पेस्ट के बारे में जितने भी पेस्ट आपने अभी तक पढ़े उन सारे पेस्ट का एक बार रिवीजन कर लें, क्योंकि नेम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम दोनों ही नेम्स को आप याद कर लें. जो भी पेस्ट आपने पढ़ा हुआ है पेपर 2 में, फ्रूट पेस्ट, वेजिटेबल पेस्ट, ओके, सीरियल पेस्ट, तो जितने भी हैं उन सभी को एक बार आपको रिवाइज कर लेना है. इसमें से पेस्ट के नाम आपको जरूर पूछे जाएंगे या फिर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा व्हाट इज द कॉमन नेम, और एक पेस्ट का नेम दे दिया जाएगा और उससे आपको कॉमन नेम फाइंड आउट करना होता है ऑप्शन में. तो पेस्ट को जरूर पढ़ के जाए. ओके. Now question number 39. Mulberry cells are found in the body wall of. Mulberry cells किसमें पाए जाते हैं, किनकी बॉडी वॉल में पाए जाते हैं मलबेरी सेल्स? दैट इज Melanoglassus. Melanoglassus is the organism in which mulberry cells are found in their body wall. Now question number 40. Stomatochord is found in. Stomatochord किसमें पाए जाते हैं? Hemichordata. Hemichordata is the correct answer of this question. Question number 41. This is also very important question. Question number 41. Which is the most stable ecosystem? सारे इकोसिस्टम के बारे में आपने पढ़ा होगा. पॉन्ड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल इकोसिस्टम किसे कहा जाता है? ओशन इकोसिस्टम इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इन दिस वर्ल्ड. ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ next question number 42. Biosphere is protected from excessive cooling by. Biosphere को बहुत ज़्यादा कूलिंग से कौन प्रोटेक्ट करता है? ओजोन लेयर. ओजोन लेयर इज द लेयर which protects biosphere from excessive cooling. Okay, this is also very important question. Question number 43. This is also very important. तो in which of the following group of gases cause photochemical smoke? Photochemical smoke कौन से gases से होते हैं? That is O3, PAN, NO2. This is the 3 gases which cause photochemical smoke. Okay, this is again very important question. Question number 44. White resinous glue to seal the comb is called. जो व्हाइट रेजिनस ग्लू का यूज किया जाता है कॉम्ब को सील करने के लिए, वो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपोलिस. प्रोपोलिस को हम बी ग्लू के भी नाम से जानते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू हैव. Question number 45. Again, this is very important question which is related from the chapter pest. Okay. Now, हार्डा बीटल्स नाम के एक पेस्ट किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड विद द वेजिटेबल. हार्डा बीटल्स आर द पेस्ट ऑफ वेजिटेबल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके.
Now, question number 46. 46. Aristotle's lantern is used for. Aristotle lantern का क्या use है? It is used for chewing. Okay. So it is also very important question. ठीक है. It is an organ which is related with chewing. Okay. Now question number 47. Pyramid of energy is always. एनर्जी पिरामिड आपने देखा होगा तो ये हमेशा क्या होता है जब आप पढ़ोगे फूड चेन में ही आप पढ़ोगे 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन, उसी में एक टॉपिक आएगा पिरामिड ऑफ एनर्जी। एनर्जी का फ्लो पिरामिड ऑफ एनर्जी में कैसे जाता है, एनर्जी ट्रांसमिशन पिरामिड में किस तरह से होता है, अपराइट होता है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जितने भी क्वेश्चन है जो मुझे लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है तो प्लीज उसको जरूर आप कंसर्न हो करके आप बार बार देख लो, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में 80% चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन दिख भी जाए आपके क्वेश्चन पेपर पे। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, टिक लगा देती हूँ ताकि आप उस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करो। ओके। नाउ पैन इज प्रोड्यूस्ड एज, जो आपने अभी गैसेस के बारे में पढ़ा तो उसी में से एक गैस क्या है जो फोटोकेमिकल स्मोक को क्रिएट करता है। दिस इज वन ऑफ द गैसेस विच इज कॉल्ड पैन। तो पैन से क्या प्रोड्यूस होता है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, व्हाट इट प्रोड्यूसेस, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। ये आप एयर पॉल्यूशन नाम के चैप्टर में या टॉपिक में पढ़ोगे। ठीक है, सो एयर पॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है वो भी मैं रिकमेंड कर रही हूँ ताकि आप एक बार बस रीड कर लो, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको मिलेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, गुंडी बग इज द पेस्ट ऑफ। अगेन दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द पेस्ट। तो गुंडी बग नाम का कौन सा पेस्ट, हाँ तो गुंडी बग नाम का ये पेस्ट किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड विद द पैडी। आपने पेस्ट ऑफ पैडी करके एक टॉपिक पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन बैंक में लगातार ये सारे क्वेश्चन जो मैं टिक कर रही हूँ, जो मैंने यहाँ लिस्ट आउट किए हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने देखा है और मैंने लिस्ट आउट करके आपके सामने ये कंपाइलेशन दिया है। सो जो भी मैंने दिया है आप 50 के 50 क्वेश्चन को 2 से 3 बार देख लेना। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, एसिड रेन इज ड्यू टू पोल्यूशन ऑफ। एसिड रेन किसकी वजह से होता है, ये तो हर कोई जानता है। दिस इज ड्यू टू SO2 एंड NO2। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। So all the 50 questions which were important from my point of view, तो वो मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिए। आप 2 से 3 बार जरूर देख लो। ठीक है, थैंक यू सो मच। और आगे भी आपका एग्जाम अच्छा जाएगा और बहुत अच्छे से पॉजिटिव वाइब्स के साथ एग्जाम में बैठना है और सारे एग्जाम्स को अच्छे से क्रैक करना है। ओके, so best of luck to all my dear students and share this session, like this session and अगर कोई suggestion है then comment below. Thank you so much.